today is our first class, that is introduction class. तो इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि देखो तुम लोगों से जैसे मैंने आइडेंटिटी लिया है कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या नाम है तुम लोगों का, उस तरीके से ही ये जो हम लोगों का क्लास रहता है ये होता है इंट्रोडक्शन क्लास। यानी कि हम लोग इस क्लास पर क्या क्या पढ़ेंगे, बैंक क्या होता है, बैंक का मेनली काम क्या होता है, ये सब कुछ थोड़ा सा जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक, तो देखो जिस तरीके से हम लोग जब इंट्रोडक्शन देते हैं खुद का, तो हम लोगों का एक निक नेम भी किसी किसी का होता है। तो उस तरीके से ही बैंक का भी दो और भी नाम होता है। वो नाम क्या होता है, वो नाम में फर्स्ट आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक में क्या बोला जा रहा है कि बैंक डिराइव फ्रॉम एन इटालियन वर्ड। बैंक का ना एक इटालियन वर्ड है जिसका नाम है बैंका, BANCA बैंका। इसका जो मतलब होता है द बंच ऑफ मनी, यानी कि एक साथ बहुत सारा मनी, दैट इज कॉल्ड द बंच ऑफ मनी। तो ये वर्ड है इटालियन। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। बैंक का ना और एक भी नाम है जिसका नाम आता है फ्रेंच वर्ड से। तो इसका जो नाम होता है ये होता है बैंक्वी, BANQUE बैंक्वी। इसका जो मतलब होता है ये होता है द मनी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जिस सिस्टम से मनी को मैनेज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द मनी मैनेजमेंट सिस्टम, सिंपल। तो ये होता है इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक। अब देखो हम लोग ना ये इटालियन वर्ड से इसको जानते हैं, ना हम लोग इसको फ्रेंच वर्ड में बुलाते हैं या फिर जानते हैं। तो हम लोग कौन से वाले नाम से जानते हैं, 4 वर्ड होता है BANK बैंक, जहाँ पर हम लोग जॉब करने के लिए जाएंगे और जिसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोडक्ट होता है, हम लोग कौन से वाले प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज लेंगे, वो होता है BANK बैंक। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल मिशन ऑफ बैंक। तो देखो सबका ही कुछ ना कुछ काम होता है ना। जैसे कि मेरा काम है तुम लोगों को पढ़ाना, वैसे ही बैंक का भी कुछ काम है। जैसे कि तुम लोगों का काम क्या होगा, कस्टमर को सर्विस देना, अच्छे तरीके से कस्टमर को समझाना कि ये प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट इन द सेंस बैंक पर जो भी मैं तुम लोगों को चैप्टर्स पढ़ाऊंगी वो एक एक प्रोडक्ट ही होता है, तो उसके ऊपर तुम लोगों का नॉलेज होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो वो तुम लोगों का काम होगा कि तुम लोग एक कस्टमर को किस तरीके से डील करोगे। जैसे कि मेरा काम है तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझाना कि ये चैप्टर क्या है। उस तरीके से भी बैंक का भी खुद का काम होता है कि बैंक का मेन मोटो, उसका मेन जो उद्देश्य होता है, उसका जो मेन काम होता है, तो प्रिंसिपल मिशन वो होता है बैंक इज अ फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। जो भी देश होता है ना, वो देश का जो बैकबोन होता है, फाइनेंशियल बैकबोन यानी कि इकोनॉमिकल जो बैकबोन होता है वो होता है ये बैंक। देखो हम लोगों के पास भी एक बैकबोन होता है ना। हम लोगों के शरीर में जो बैकबोन होता है वो अगर नहीं रहता है, वो अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या सीधे तरीके से खड़े हो पाएंगे? नहीं। हम क्या बैठ पाएंगे? नहीं। उस तरीके से ही बैंक का भी एक कंट्री का भी बैकबोन होता है कि देश को चलाने में, देश को आगे ले जाने में इसका सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट एक पार्ट रोल प्ले करता है, वो होता है बैंक। तो बैंक, विदाउट बैंक कोई भी देश अच्छे तरीके से इकोनॉमिकल दिख से खड़े नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बैंक का मेन मोटो होता है बैंक इज अ फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, सो द प्रिंसिपल और कोर मिशन इज फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट, यानी कि वो फाइनेंशियली और भी किस तरीके से उसको बढ़ा सके, उसको और भी ज़्यादा आगे ले जा सके, देश को और भी ग्रो अप कर सके। यही बैंक का मेन मोटो होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल मिशन ऑफ बैंक। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो बैंक पे ना 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज हम लोग देते हैं। एक होता है लायबिलिटी प्रोडक्ट सर्विस। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी कस्टमर्स तुम्हें इन्वेस्ट कर रहा है, तुम
तुम्हारे बैंक में जाके इन्वेस्ट कर रहा है तो वो जो मनी है उसको तुम्हें रिटर्न बैक देना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ मुझे करना ही पड़ेगा। तो लायबिलिटी प्रोडक्ट सर्विस में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं वो है अकाउंट्स पॉलिसी। तो ये अकाउंट्स पॉलिसी फॉर डेली ट्रांजैक्शन पॉलिसी, अकाउंट्स पॉलिसी हम लोग डेली बेसिस में करते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी कि मनी अर्न्स मनी पॉलिसी, यानी कि हम लोग यहाँ पर अगर कुछ भी चीज़ कोई भी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ना हम लोग एक मनी अर्न भी करेंगे, यानी कि मनी रखकर एक मनी हम लोग ऐसे अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी होता है रिस्क कवरेज पॉलिसी, यानी कि कुछ भी अगर लाइक एक्सीडेंट वगैरह होता है या फिर कुछ भी डैमेज कॉस्ट मुझे चाहिए होता है तो तब जाके हम लोग ये इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एसेट्स प्रोडक्ट सर्विस। एसेट्स प्रोडक्ट सर्विस में एक है फाइनेंशियल पॉलिसी यानी कि फाइनेंस पॉलिसी लोन, और एक होता है मिसलेनियस सर्विसेज। फाइनेंस पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट पॉलिसी, जिस तरीके से बैंक हम लोगों को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट पॉलिसी। और एक होता है मिसलेनियस सर्विस, और इसको हम लोग अदर सर्विस भी कहते हैं फॉर एसेंशियल सर्विस सपोर्ट पॉलिसी। देखो बैंक पर सिर्फ ये अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, फाइनेंस ऐसा तो नहीं होता है, बैंक पर बहुत सारे और भी प्रोडक्ट रहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे मिसलेनियस सर्विस में। तो ये बेसिकली हम लोगों का चैप्टर होता है जो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे, आगे जाकर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर रहता है वो होता है ये अकाउंट्स पॉलिसी। देखो अकाउंट्स पॉलिसी ना 2 टाइप्स होता है। अकाउंट्स पॉलिसी आर 2 टाइप्स, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम लोग 8 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे एंड करेंट अकाउंट में भी 8 टाइप्स ऑफ पर्सनल करेंट अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में नंबर 1 है सेविंग्स अकाउंट फॉर सिंगल अकाउंट होल्डर, यानी कि सोच लो कोई एक कस्टमर तुम्हारे पास आए हैं खुद के नाम का एक अकाउंट ओपन करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं सिंगल अकाउंट होल्डर। सेविंग्स अकाउंट फॉर जॉइंट अकाउंट होल्डर, यानी कि कोई कस्टमर उसके पापा को लेकर या फिर मम्मी को लेकर यानी कि घर वालों को लेकर एक अकाउंट ओपन करने के लिए आ रहा है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट अकाउंट होल्डर। सैलरी अकाउंट फॉर जॉब होल्डर, जो लोग काम करते हैं, जो लोग एम्प्लॉयज होते हैं, उनका जो अकाउंट होता है उसके जो अकाउंट पर जो सैलरी आते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं सैलरी अकाउंट। ये होता है फॉर जॉब होल्डर के लिए। पेंशन अकाउंट क्या होता है फॉर रिटायर्ड होल्डर, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट सर्विस होल्डर होते थे एक टाइम पर, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर उसका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, वो लोग तुम्हारे पास आकर ये पेंशन अकाउंट ओपन करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड पेंशन अकाउंट। स्टूडेंट अकाउंट फॉर एजुकेशन पर्पस, ये जो स्टूडेंट्स अकाउंट होता है इसका जो एज ड्यूरेशन होता है ये 12 ईयर्स to 18 ईयर्स के अंदर होता है, यानी कि ये बेसिकली पढ़ाई लिखाई के लिए इसको यूज़ करते हैं। यानी कि स्टूडेंट अकाउंट पर बेसिकली स्कॉलरशिप मनी दिया जाता है, इसीलिए इसको ओपन किया जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट अगर एक जगह पर मुझे मनी दे रहा है तो उसके लिए मुझे एक अकाउंट चाहिए होता है, तो वो बच्चे लोग क्या अकाउंट ओपन करते हैं, स्टूडेंट अकाउंट। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन अकाउंट, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट इन अ बैंक। क्यों? ये होता है फॉर आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर्स। देखो 60 ईयर्स हो जाने के बाद जो लोग पेंशन पाते हैं वो गवर्नमेंट सर्विस होल्डर होते हैं, बट जो सीनियर सिटीजन अकाउंट्स ओपन करेंगे वो नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइक कोई भी बिजनेस करता था या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था या फिर कोई भी काम करता था, तो वो भी ये अकाउंट को ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट से, सीनियर सिटीजन अकाउंट। अभी जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है, मैंने क्यों कहा कि इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बिकॉज सीनियर सिटीजन प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये देखो हर एक बैंक का ना ओपनिंग बैलेंस अलग होता है, तो हर एक बैंक का ओपनिंग बैलेंस रहता है, वो उसको बोल दिया जाता है कि आपका ये ओपनिंग बैलेंस इतना लगेगा, अगर आप इतना रख सकते हो तब जाके आपको एक अच्छा वाला रिटर्न बैक या तो फिर इंटरेस्ट मिलेगा। बट ये जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है इसका जो सुविधा है वो यही है कि वो अपने हिसाब से कोई भी रकम यहाँ पर रख सकते हैं।
इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इतना मनी ही रखना पड़ेगा तब जाके आप यहाँ से एक अच्छा वाला रकम पाओगे, इंटरेस्ट वगैरह पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने हिसाब से रखते हैं, बट एक नॉर्मल जनरल अकाउंट होल्डर जिस तरीके से परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पाते हैं उस तरीके से ही पाते हैं सीनियर सिटीजन अकाउंट पर। नेक्स्ट है NRI अकाउंट, ये है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, बेसिकली जो लोग बर्थ जिसका हुआ है इंडिया में, बट वो पढ़ाई के सिलसिले में भी हो सकता है, काम के सिलसिले में भी हो सकते हैं, अबाउट पर रहते हैं, फॉरेन कंट्री पर रहते हैं, तो उसका भी तो एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो लोग सोच लो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए उसके घर वाले या पढ़े तो मनी तो भेज रहा है ना, तब जाकर वो पढ़ाई कर पाएंगे। और जो लोग वहाँ पर काम के सिलसिले में है तो उसके भी घर वाले या पढ़े तो उसको भी मनी भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो परिवार है वो तो चलाना पड़ेगा ना उसके लिए, तो उसके लिए वो अकाउंट जो ओपन करता है उसको ही हम लोग कहते हैं NRI अकाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं डिमैट अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक एंड शेयर्स। मार्केट पर जो लोग हैं वो जो शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स बेचते हैं, वहाँ से जो मनी अर्न होता है वो मनी ले जाकर जो अकाउंट पर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट। तो इतने सारे पर्सनल अकाउंट्स हैं हम लोगों के पास, 8 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट है, तो इसके बारे में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है करेंट अकाउंट। आज मैं छोटा छोटा करके सबको जो बोल रही हूँ, बट इसके जो डिटेलिंग है ये मैं एक एक क्लास में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी। करेंट अकाउंट में देखो बिजनेस है नंबर 1 पर, तो मैं ना ये करेंट अकाउंट पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर के ऊपर मैं फोकस करती हूँ वो होता है ये बिजनेस। तो बिजनेस आर 2 टाइप्स, बिजनेस भी 2 टाइप्स होता है, एक होता है प्रॉपर्टीशिप बिजनेस, दूसरा होता है पार्टनरशिप बिजनेस। तो प्रॉपर्टीशिप बिजनेस का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीशिप बिजनेस का मतलब है कि इंडिविजुअली कोई एक पर्सन का बिजनेस, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीशिप बिजनेस, यानी कि खुद का ओनर वो खुद है। पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि 2 फ्रेंड मिलकर एक बिजनेस कर रहा है, 4 फ्रेंड मिलकर एक बिजनेस कर रहा है, 50 फ्रेंड्स मिलकर एक कंपनी चला रहा है, तो ये होता है पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है? वो खुद का ओनर खुद नहीं होता है। अगर 50 वहाँ पर कैंडिडेट्स है तो 50 का 50 ही उसका ओनर है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस। तो मैं मेन पढ़ाती हूँ ये बिजनेस के बारे में। आप उसके साथ साथ थोड़ा सा जान लो कि ये जो कोऑपरेटिव है, एसोसिएशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शनेट, कंपनी, संघ, क्लब, ये जो इंडिविजुअली नाम मैंने बताया है ना, ये भी तो बिजनेस ही है। लाइक कोई एक क्लब है, दुर्गा पूजा करती है, वो तो चांदा वगैरह सब कुछ रहते हैं, मनी लेते हैं हम लोगों से, वो मनी पूरा का पूरा ही क्या वो लोग पूजा के ऊपर छोड़ देते? नहीं ना, यानी कि वो भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, ये सब कुछ अगर कोई आके तुम लोगों से कहते हैं कि मुझे एक अकाउंट ओपन करवाना है, तो किसको क्या ओपन करके दोगे? ऑब्वियसली करेंट अकाउंट ओपन करवा के दोगे। तो बिजनेस में ये सब नाम इंक्लूडेड रहता है। अगर बिजनेस के बारे में तुम लोग जानोगे तो कोऑपरेटिव, एसोसिएशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शनेट, कंपनी, संघ और क्लब, इंडिविजुअली जो मैंने रिक्वायरमेंट बताया है, ये सब कुछ बिजनेस पर आ जाता है। तो ये है अकाउंट्स पॉलिसी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहता है वो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी कि मनी अर्न्स मनी पॉलिसी। मैं यहाँ पर मनी को इन्वेस्ट करूँगी, उसके हिसाब से मैं यहाँ से एक मनी अर्न भी करूँगी। तो 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, एक है FD, दूसरा है RD, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में जानेंगे। फिक्स डिपॉजिट पे हम लोग 3 प्रोडक्ट है जो हम लोग प्रोडक्ट्स पिच करेंगे कस्टमर्स को, उसके बारे में जानेंगे, लाइक एनुअलाइज्ड प्लान, लाइक MIS प्लान यानी कि मंथली इनकम स्कीम, एंड लास्ट वन जो होता है वो होता है क्वार्टरली प्लान। ये 3 प्लान से जो FD पर रहता है उसके बारे में जानेंगे, नॉर्मल FD के बारे में भी पढ़ेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट, ये इसका जो ये छोटा भी अगर कोई रकम होता है वो उससे ओपन कर सकता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट का जो मिनिमम जो मनी होता है डिपॉजिट करने का वो होता है 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ से 10,000 रुपीज़ तक की वो रिकरिंग डिपॉजिट पर मनी इन्वेस्ट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि छोटा मनी रखकर एक अच्छा वाला इंटरेस्ट यहाँ से वो पा ही सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी आर टू टाइप्स। इंश्योरेंस पॉलिसी भी दो तरीके का होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखो, ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, ये हम लोगों का काम नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई भी एजेंट नहीं है। हम लोग यहाँ पर ना एज अ बैंकर्स के हिसाब से जॉब करेंगे, यानी कि जो लोग बैंक पर जॉब करते हैं उनको क्या कहते हैं, बैंकर्स कहते हैं ना। तो हम लोगों का ना एक सैलरी रहता है फिक्स्ड। जो लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं उसका कोई सैलरी नहीं होता है, वो सिर्फ इंसेंटिव ही पाते हैं। उसके साथ साथ उसका कोई टाइम नहीं होता है कि वो ऑफिस पर कब आएंगे कब जाएंगे। उसका अगर रात को 10 बजे कोई क्लाइंट विजिट होता है तो उसको वापस जाना पड़ता है। पर हम लोग जो बैंक पर बैठेंगे उसका एक टाइम शेड्यूल रहता है, जैसे कि रात को सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो इसके अंदर ही हम लोग काम करेंगे, यानी कि हम लोगों का जो काम है वो कॉन्फर्मेशन देता है कि उसका एक टाइम है, उसका एक सैलरी पैकेज है। हाँ, बैंक पे सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो होता है सैलरी के साथ साथ ढेर सारे इंसेंटिव। तो हम लोग ना सैलरी के पीछे नहीं भागेंगे, हम लोग जो भागेंगे वो है हमारा जो इंसेंटिव होता है उसके पीछे। ओके, तो हम लोग बैंक पर जो अवेलेबल है उसके बारे में जानेंगे, और वो होता है ये जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बैंक पर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या है देखो, व्हीकल इंश्योरेंस है नंबर 1, नंबर 2 है हेल्थ इंश्योरेंस, नंबर 3 है मेरीन इंश्योरेंस, नंबर 4 है एविएशन इंश्योरेंस, नंबर 5 है फायर इंश्योरेंस, नंबर 6 मिसिंग इंश्योरेंस, नंबर 7 एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, नंबर 8 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, नंबर 9 रोड इंश्योरेंस एंड नंबर 10 ट्रैवल इंश्योरेंस। यानी कि ये जो इंश्योरेंस के बारे में मैंने बताया है, पहला है व्हीकल इंश्योरेंस। तो व्हीकल इंश्योरेंस का मतलब होता है गाड़ी के लिए इंश्योरेंस करवाना। वो एक 2 व्हीलर भी हो सकता है, वो 4 व्हीलर भी हो सकता है। तो वो गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हीकल इंश्योरेंस करवाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस, खुद के शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस, अगर मुझे मैं शिप पर जा रहा था, मुझे कुछ हुआ है तो मैं ऑब्वियसली एक डैमेज कॉस्ट पाऊंगी। नेक्स्ट है एविएशन इंश्योरेंस, जो मैंने अभी बताया था कि अगर मुझे आसमान पर कुछ हो जाता है तो मैं एविएशन इंश्योरेंस पाऊंगी। फायर इंश्योरेंस क्या है, मेरे घर पर आग लग गई है तो मुझे ऑब्वियसली फायर इंश्योरेंस देंगे बैंक, बट इसके लिए ये सब कुछ इंश्योरेंस मुझे पहले से करवाना पड़ेगा। तो वो लोग पहले से आएंगे तो लोगों के पास फायर इंश्योरेंस। सोच लो किसी का एक ड्रीम हाउस है, वो ड्रीम हाउस 50 लाख रुपए से करा है, बैंक का 50 लाख से देंगे नहीं, उसका वो जितना भी हो सके उसके ऊपर डिपेंड करके, उसका जो भी सब कुछ चेक करने के बाद बैंक जितना हो सके उसको एक अच्छा वाला रकम देकर उसको हेल्प करते। फायर इंश्योरेंस, मिसिंग इंश्योरेंस, अभी अगर हम लोग फ़ोन खरीदने के लिए भी जाते हैं मिसिंग इंश्योरेंस करवा दिया जाते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, जो लोग खेती करते हैं वो भी तो अपनी जो लाइफ है उसको दाव पर रख के ही खेती पर जाते हैं ना। उसका स्नेक बाइट हो सकता है, उसका जो फसल है वो खराब हो सकता है, बहुत तेज़ी से बारिश है उसका फसल खराब हो सकता है, उसका फसल पर आग लग जा सकता है बहुत तेज़ी से बारिश की वजह से, है ना। तो ये होता है, इसके लिए उसको एग्रीकल्चर इंश्योरेंस चाहिए। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, रोड इंश्योरेंस सेम, मैं रास्ते पर जा रहा था, मेरा कुछ एक्सीडेंट हो चुका है, उसके हिसाब से मैं एक्सीडेंटल डैमेज पाऊंगी, रोड इंश्योरेंस पाऊंगी। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या है, मैं किसी जगह पर घूमने के लिए जा रही हूँ तो मेरे पास क्या है, सोच लो मैं फ्लाइट पर जा रही हूँ तो मेरे पास एक फ्लाइट का टिकट है, मेरे पास लगेज है, लगेज पर बहुत सारा कीमती चीज़ भी तो हो सकता है, तो उसका भी कीमत मैं इंश्योरेंस के हिसाब से पाऊंगी। अब ये जो मैंने 10 टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया है, इनमें से ये जो 2 पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है इंश्योरेंस में। क्यों, गाड़ियाँ हर कोई खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी एक टाइम पर व्हीकल इज मैंडेटरी फॉर ऑल, क्योंकि किसी जगह पर जाने के लिए या तो फिर काम करने के लिए व्हीकल सबको ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए व्हीकल, तो उसके लिए व्हीकल इंश्योरेंस मैंडेटरी। एंड हेल्थ इंश्योरेंस, अभी जो टाइम चल रहा है, कुछ दिन पहले हम लोग कोरोना पीरियड से आए हैं, अभी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है,
क्योंकि एक बात याद रखना, अगर ये शरीर है तो ये शरीर खराब होगा ही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही, तो उसके लिए शरीर को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, वो लोग करेंगे ही लोग। इसीलिए ना हेल्थ इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 चैप्टर जो है वो बैंक में सबसे ज़्यादा चलते हैं और सबसे ज़्यादा कस्टमर इसके ऊपर भी होते हैं इंश्योरेंस में। तो व्हीकल इंश्योरेंस नंबर 1, हेल्थ इंश्योरेंस नंबर 2, ये दोनों चैप्टर के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करवाती हूँ एंड इनफैक्ट तुम लोग भी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनेंस पॉलिसी। व्हाट इज फाइनेंस पॉलिसी? फाइनेंस पॉलिसी पर क्या बोल रहा है? गोल्डन रूल्स फाइनेंस टाइप्स ऑफ फाइनेंस लोन। लोन के बारे में हम लोग जानेंगे। फाइनेंस पॉलिसी का मतलब होता है लोन। तो ये जो लोन है ना, ये लोन भी 2 टाइप्स होता है। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन क्या है? अनसिक्योर्ड लोन पर हम लोग कोई भी चीज़ को मॉर्गेज नहीं रखते हैं। सिक्योर लोन पर क्या लिखा हुआ है? फॉर कोलाटरल पर्सनल प्रॉपर्टी मॉर्गेज और हाइपोथेकेशन टू सिक्योर अ लोन। बेसिकली हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ को मॉर्गेज रखकर लोन पाते हैं। तो तुम लोगों के दिमाग पर ये चलता होगा कि भाई तो बैंक वाला अनसिक्योर लोन क्यों देता है? यहाँ पर तो कोई भी गारंटी नहीं है ना, यहाँ पर तो कोई भी चीज़ हम लोग मॉर्गेज नहीं रख रहे हैं, तो अनसिक्योर लोन बैंक क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखो लोन ना, मैं जब लोन के बारे में पढ़ाऊंगी तब मैं बोलूंगी कि लोन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर लीगल इनकम। तुम्हारा क्या इनकम है, इनकम प्रूफ वगैरह सब कुछ चाहिए होता है, तब जाके तुम्हें लोन मिलता है। बट हाँ, यहाँ पर मुझे कोई मॉर्गेज के हिसाब से रखना नहीं पड़ता है। क्या क्या मिलता है अनसिक्योर लोन में? पर्सनल लोन, हम लोग मैरिज और वेडिंग के लिए ले सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैं तो आज छोटा करके एक जस्ट डेमो दे रही हूँ तुम लोगों को। एडुकेशन लोन, जो लोग पढ़ाई प्रोफेशनल स्टडीज़ करते हैं उनके लिए। कंज्यूमर लोन, ये इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस के लिए होता है, तो इसके लिए कोई भी चीज़ हम लोग मॉर्गेज नहीं रखते हैं। ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर ये कंज्यूमर लोन मिलता है। सिक्योर लोन पर क्या क्या होता है? हम लोग ना गोल्ड मॉर्गेज रखकर लोन पा सकते हैं, व्हीकल मॉर्गेज रखकर लोन पा सकते हैं, होम को मॉर्गेज रखकर लोन पा सकते हैं। मॉर्गेज का मतलब होता है जमा रखना, पर हम बैंक के पास वो जमा रखकर ये लोन पाएंगे। अब होम लोन, क्या हम लोग घर को जमा रखेंगे? नहीं, पेपर्स, व्हीकल पेपर्स, गोल्ड रखेंगे। लैप लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मेरा एक खाली जमीन पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर डिपेंड करके भी मुझे लैप लोन मिलेगा, उसका भी पेपर्स। खाली जमीन, उसके ऊपर घर नहीं है। लैप लोन का मतलब होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मेरा कोई प्रॉपर्टी है, खाली जमीन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करके भी मैं लैप लोन पाऊंगी। बिजनेस लोन क्या होता है? मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, तो मैं वो छोटा बिजनेस को और भी ज़्यादा फेमस करना चाहती हूँ, और भी ज़्यादा बड़ा करना चाहती हूँ, इंक्रीज करना चाहती हूँ मेरे बिजनेस को, तो मैं वो बिजनेस दिखाकर एक लोन लूँगी, उसको ही हम लोग कहते हैं बिजनेस लोन। तो इतना सारा लोन हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स ऑफ लोन के बारे में जानेंगे। 3 लोन अनसिक्योर्ड पे जाएगा और 1 2 3 4 5 लोन हम लोगों का ये सिक्योर लोन पर जाएगा। ये है सबसे बड़ा चैप्टर हम लोगों के सिलेबस का। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं मिसलेनियस एसेंशियल सर्विस। जो मैंने बताया था कि ये जो मैंने प्रोडक्ट बताया है, ये प्रोडक्ट को छोड़ के भी बैंक पर कुछ प्रोडक्ट होते हैं। क्या क्या होता है? कार्ड्स यानी कि क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में जानेंगे। बैंक पर तो लोग इसके लिए भी आते हैं ना कि मुझे क्रेडिट कार्ड करवाना है, मुझे एक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड करवाना है, तो ऑब्वियसली कार्ड्स। चेक्स, पर्सनल और इंडिविजुअल चेक, खुद के नाम का एक चेक, बैंकर्स चेक के लिए लोग आते हैं, चेक के लिए लोग आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। चेक के बारे में हम लोग जानेंगे। नेट बैंकिंग में क्या क्या जानेंगे? हम लोग जो मनी ट्रांसफर करते हैं बैंक से, नेट से, हमारा वो नेट बैंकिंग होता है। उसमें क्या क्या होता है? NEFT, RTGS, IMPS, ECS। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये जो नाम है ना, ये सबको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये भी एक नेट बैंकिंग है प्रोसेस। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी एक नेट बैंकिंग है। IMPS, ये ना क्या है? ये है UPI,
हम लोग जो फोन पे गूगल पे यूज करते हैं वो ये IMPS से ही करते हैं, यानी कि इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। मोबाइल से तुरंत चले जाते हैं एक फोन से दूसरे फोन पर। एंड लास्ट वन जो होता है वो होता है ECS, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ऑब्लिक सिस्टम, यानी कि ये भी एक नेट बैंकिंग है। ECS। मोबाइल बैंकिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? SMS का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि SMS एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम लोग बैंक वाले क्या करते हैं, SMS के द्वारा मेरे बैंक पर कितना मनी क्रेडिट हो रहा है, मेरे बैंक से कितना मनी डेबिट हो रहा है, इसका जो नोटिफिकेशन से ये SMS के द्वारा बैंक हम लोगों को देते हैं। दैट इज कॉल्ड SMS। इसके लिए कुछ हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, हम लोगों का जो बैंक पर मनी रहता है वहाँ से बैंक वो कट कर देता है। वो सब कुछ डिटेल्स हम लोग जानेंगे लास्ट क्लास पर, मिसलेनियस पर। लास्ट वन है लॉकर फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब देखो हम लोग जानते हैं कि बैंक पर तो एक लॉकर होता है जहाँ पर हम लोग गोल्स वगैरह रखते हैं, बट इसके अलावा भी होता है क्या? लॉकर्स फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि लॉकर्स में ना हम कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं गोल्ड के साथ साथ। डॉक्यूमेंट्स यानी कि पेपर्स, घर का पेपर्स हो सकता है, बिजनेस पेपर्स हो सकता है। बिजनेस कहा है मैंने, यानी कि ये जो लॉकर होता है, ये लॉकर भी 2 टाइप्स होता है। एक होता है पर्सनल लॉकर, दूसरा होता है मर्चेंट लॉकर। पर्सनल लॉकर यानी मेरे खुद के नाम का, मैं खुद के हिसाब से यूज करूंगी उसको। मर्चेंट लॉकर यानी कि बिजनेस पर्पज से यूज करूंगी उसको। तो ऑब्वियसली पेपर्स रख सकते हैं एंड ऑल्सो हम लोग पर गोल्ड भी रख सकते हैं। अब देखो गोल्ड रखने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस पेपर अगर हम लोग पर रख देते हैं तो पेपर तो डैम्प हो जाता है ना सॉरी डैम्प हो जाता है, तो उसके लिए उसको लैमिनेट करके ही रखना पड़ता है। नेक्स्ट है ये लॉकर के लिए भी हम लोगों को एक ईयरली चार्ज देना पड़ता है। ये सब कुछ जानेंगे हम लोग आगे जाके। तो ये जो मैंने बताया है ना, ये मैं छोटा एक स्टोरी बताया है। क्या हम लोग ये चैप्टर के ऊपर पढ़ेंगे, हम लोग ये चैप्टर के ऊपर जानेंगे, बट इसका जो डिटेलिंग है ये एक एक करके हम लोग आगे जाकर बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों का नेक्स्ट क्लास क्या है? नेक्स्ट क्लास है हम लोगों का अकाउंट्स पॉलिसी, यानी कि अकाउंट्स पॉलिसी में मैं 8 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ाऊंगी, करेंट अकाउंट में मैं बिजनेस के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसमें ये कोऑपरेटिव, एसोसिएशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी, शॉन्को एंड क्लब, ये सब कुछ भी जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पर पढ़ेंगे अकाउंट्स पॉलिसी के ऊपर, यानी कि सेकेंड डेज का क्लास है हमारा अकाउंट्स पॉलिसी। ओके, तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। आगे जाके क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग जानेंगे। प्रोडक्ट्स में किस तरीके से करना है, एक कस्टमर के साथ किस तरीके से बात करना है, सब कुछ हम लोग एक एक करके जानेंगे हमारा जो आगे जाके जो क्लासेस होगा उसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लास को ख़त्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।